Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise chapter number 4, that is supply analysis. अरे subject economics है. Okay. So chapter number 4 चार्ट. ये 4A क्या है? That is the chart number. चार्ट ये दो ही चार्ट में कवर होंगे, चार्ट A and चार्ट B. So let's start with chart A, that is supply analysis. चैप्टर का नाम है क्या है? सप्लाई और एनालिसिस. एनालिसिस तो आपको पता है कि आपको ज्यादा ही एनालिसिस चीजों का करते रहते हो. एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला, बस बस जिस प्रकार से आप वो सब एनालिसिस कर रहे हो, वैसे ही यहाँ सप्लाई की एनालिसिस भी काफी डिटेल में होती है. अब सप्लाई कितना किया जाए, किस अमाउंट में किया जाए, कब किया जाए, और ये सब कौन सप्लाई करता है? आप और मैं करते हैं. कौन करता है? मैन्युफैक्चरर करता है कि हमको कितने गुड्स की सप्लाई करनी चाहिए एज पर द डिमांड और प्राइस एंड डिपेंड अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स. उसको ध्यान रखते हुए एक सप्लायर, एक मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है. तो पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ से हो गया? ये टेल मी फास्ट. किसके पॉइंट ऑफ से हो गया? मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ से हो गया, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ से हो गया. डिमांड, गॉट इट. और डिमांड चैप्टर भी किसके पॉइंट ऑफ से था? पब्लिक कितना डिमांड करेगी, लेकिन कौन एनालिसिस करता है डिमांड एनालिसिस? चैप्टर नंबर 3 मैन्युफैक्चरर ही डिमांड एनालिसिस करता है कि एक्चुअली मार्केट में कितनी डिमांड है. ओके. सप्लाई भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी. और स्टार्टिंग में यहां पास आप देख रहे होगे टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई के ऊपर एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, बिकॉज आप इन तीनों टर्म में डिफरेंशिएट कर सको. तीनों वर्ड अलग अलग है. supply, output and stock, all three words are different. Okay, so let's begin. तो सबसे पहले सप्लाई को लास्ट में देखते हैं. सबसे पहले है क्या? जितना ज्यादा डिमांड जरूरी है आपको स्टडी करना, एनालिसिस करना, आपको मतलब मैन्युफैक्चरर को, सो उतना ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सप्लाई को एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना क्वांटिटी गुड्स की सप्लाई की जाए मार्केट में. ओके, एट किस प्राइस में की जाए, किस किस कंडीशन में की जाए. अब आप रेनी सीजन में आप या कि आप रेनी सीजन में आप ऐसी चीजें आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके विंटर में लगेगी, और विंटर में ऐसी चीज सेल कर रहे हो जो आपके समर में लगेगी, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं. आप समर सीजन में स्वेटर एंड जैकेट्स वगैरह सेल करोगे तो आपका नहीं बिकेगा. तो सप्लाई उस वक्त क्या करनी पड़ेगी? नेचुरली कम करनी पड़ेगी. उस वक्त क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट क्लोथ्स, लूज क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स, टी शर्ट्स, ये सब सप्लाई ज्यादा होंगे. कब? समर के टाइम पे. ओके, सेम केस. आ जाओ. सो अब सप्लाई का ये आउटपुट और स्टॉक से क्या डिफरेंस है? आउटपुट वो चीज होती है जो आप एक मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है. तो टोटल सम ऑफ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर इज नोन एज टोटल आउटपुट. सो जितना भी क्वांटिटी एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं अपन? आउटपुट बोलते हैं. एक बार आपके बुक से भी रेफरेंस आपको दिलवा देता हूं, नहीं तो आपको अनदेखा अनजाना सा लगेगा. नहीं आ रहा, जाने दो. So total output can be defined as total quantity of a commodity produced. सीधे सीधे क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड. जो ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये यहां से कट कर देता हूं मैं. टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी याद रखवाना है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. आपको भी रिपीट करना है, मन ही मन नहीं करना है, बोल के करना है. हाँ बहुत सही बोल रहे हो, नहीं बोलना है. लिखा है, बराबर लिखा है, ये भी नहीं बोलना है, आपको रिपीट करना है. व्हाट इज द डेफिनेशन? टोटल क्वांटिटी ऑफ, जब भी आप टोटल आउटपुट के ऊपर लिखोगे क्या वर्ड आना चाहिए? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट आता है स्टॉक. क्या है स्टॉक? होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर. एक सेलर के पास जितना टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है सेल के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टॉक बोलते हैं. स्टॉक क्या है? सोर्स है किस चीज का? सप्लाई का. तो जैसे अपन बोलेंगे स्टॉक, ये बड़ा स्टॉक है, उसमें से सप्लाई हम इतना कम करेंगे. तो स्टॉक इज अ टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद द सेलर. अवेलेबल फॉर सेल नहीं बोला, अवेलेबल विद द सेलर. Stock is the source of supply. Without stock, supply is not possible. Stock is the total quantity of a commodity available for sale with a seller at a particular point of time. तो but supply क्या होता है? Supply refers to a relationship between the market price and the amount of goods the producer willing to supply. वो market में क्या price चल रही है? Price is not only the factor which a manufacturer thinks before supply.
सप्लाई करने के पहले सिर्फ प्राइस बस फैक्टर नहीं देखता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी देखता है। खराब होने वाला है, मार्केट में प्राइस काफी कम है अभी। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरर कब सप्लाई करेगा गुड्स को? कैन एनीवन टेल मी? व्हेन अ मैन्युफैक्चरर विल सप्लाई, when the price is high, supply will also increase by the supplier, manufacturer, okay, producer. When the price is low, supplier will also reduce the supply. बट मैंने बोला कि कोई पेरिशेबल गुड्स हैं जो कि खराब होने वाले हैं, तो प्राइस कम होगी तब भी क्या करना पड़ेगा? सप्लायर को सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उस केस में भी उसको सप्लाई। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर जब अपने डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक फैक्टर नहीं है, प्राइस को इग्नोर करते हुए भी वो सप्लाई को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, कंसिडरिंग द पेरिशेबिलिटी और मार्केट कंडीशंस, अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग। तो प्राइस एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक सप्लायर देख के उसको सप्लायर डिसाइड करता है कि हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू सप्लाई इन द मार्केट। सो एक बार और, सप्लाई क्या है, सप्लाई कैसे डिसाइड होती है? मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ द गुड्स द प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई, इन दोनों को देखते हुए ही क्या होता है? सप्लाई डिसाइड होती है। चलो, अब सप्लाई के बारे में अपन आ गया। यहां पास आपको समझ में आया ये क्यों दिया गया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि टोटल स्टॉक क्या होता है, टोटल आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है? जितना मैन्युफैक्चर किया गया है। स्टॉक क्या होता है? जितना सेलर के पास अवेलेबल है, और सेलर कितना चाहता है उसको सप्लाई करना, उसको बोलते हैं सप्लाई। ओके, तो स्टॉक इस समझ लो गोडाउन है, एंड रिटेल शॉप में कितना रखा है? जितना, तो वो अवेलेबल फॉर सेल है, और वो सेलर सेल करना चाहता है। गोडाउन पूरा सेल अभी नहीं करना चाहता अभी वो। ओके, नेक्स्ट आता है सप्लाई शेड्यूल, सेम एज इट इज लाइक इन द डिमांड शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। क्या है आपका? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट, इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, आप लिख सकते हैं। क्या है? सप्लाई इज अ टेबल, इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट वेरियस प्राइसेस। होप यू ऑल रिमेंबर, भूल नहीं गए हो। ओके, सो क्या है सप्लाई? क्या है सप्लाई शेड्यूल? इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट वेरियस प्राइसेस। और यहां पास दूसरा एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला गया है? बोलता है जिस डायरेक्शन में, डायरेक्ट रिलेशनशिप इसलिए बोला गया जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव होता है उसी डायरेक्शन में सप्लाई भी मूव होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है। और इनडायरेक्ट नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? डिमांड के केस में, डिमांड, ये सप्लाई का केस है। डिमांड के केस में क्या होता है? जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, और प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। इस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप। और यहां पास क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, सो यहां पास यही वर्ड एक लिखा गया है, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। अब बार बार डिमांड बीच में नहीं बोला, क्वांटिटी सप्लाइड है यहां पास। ओके, अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में बहुत ही सिंपल सा चीज है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में ऑफर्ड बाय अ सिंगल सेलर को बोलते हैं क्या? ऑफर्ड बाय अ सिंगल सेलर को बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो टेबल विच शोज अ वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड बाय अ सिंगल सेलर फॉर सेल एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पास क्या है? ऑफर्ड बाय अ सिंगल सेलर। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड बाय अ सिंगल सेलर। एक बार रिपीट कर लो, ऑफर्ड बाय अ सिंगल सेलर। लेकिन मार्केट के केस में क्या रहेगा? मार्केट के केस में ऑफर्ड फॉर सेल बाय ऑल द सेलर इन द मार्केट। सो टेबल विच शोज टोटल क्वांटिटी या वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय ऑल द सेलर इन द मार्केट। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? तो यहां पास ऑफर्ड बाय सेल अ सिंगल सेलर, यहां पास ऑफर्ड फॉर सेल बाय ऑल द सेलर इन द मार्केट। जब सिंगल सेलर की बात आएगी तो जब समझ में आ रहा है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में सिंगल सेलर है, तो पर्टिकुलर प्राइस में एक सप्लायर कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा उसका यहां पास डिटेल दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और डेफिनेटली जिस प्रकार से प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली से सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि अपन सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं। सप्लाई कब इंक्रीज होती है? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी।
सो अकॉर्डिंगली जब प्राइस 10 थी, क्वांटिटी 100 था, 20 थी तो 200 हो गया। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी देख रहे हो इंक्रीज होती जा रही है सप्लाई की। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। लेकिन मार्केट सप्लाई शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? यहाँ डिफरेंट सप्लायर्स हैं ए बी सी, प्राइस पर्टिकुलर 10 है। अरे ये तो ऐसी बात हो गई है कि अब ये ए बी सी जो सेलर हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में है। एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में, ये प्राइम लोकेशन में है, ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का लोकेशन है वहां पास है, और ये एक वीकर सेक्शन या कि रूरल एरिया टाइप के एरिया में है ये सेलर। अब जहां प्राइस उसके पास क्वांटिटी कम रहती है, इसके पास क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ज्यादा डिमांड रहती है, तो देखो प्राइस 10 में भी यहाँ पास क्वांटिटी ये 100 सेल कर रहा है, यहाँ 20 सप्लाई कर रहा है, ये सी क्या कितना 200 कर रहा है और सी कितना कर रहा है 300। सो अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेलर इज सप्लाइंग डिफरेंट क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। सो जितना भी उस पर्टिकुलर प्राइस में जितनी भी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है उसका हम टोटल करेंगे, वो आएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट सप्लाई। अब ये मार्केट सप्लाई आ गया 600, 900, 1200, 1500, 1800। तो एट अ प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 मार्केट सप्लाईज इज दिस। और हमें सिर्फ डायग्राम विल रिमेन सेम, सिर्फ हमको क्या करना है, ये जो डायग्राम बनेगा उसमें जो प्राइस 10 है तो टोटल क्वांटिटी प्राइस 10 में कितनी सप्लाई हो रही है, 600। गॉट माय पॉइंट? सो अकॉर्डिंगली आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स रियली वेरी सिंपल, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। सो एक बार जल्दी से बता दो, सप्लाई शेड्यूल। Supply schedule is a tabular representation showing different quantity of a commodity being supplied at various prices. There is a direct relationship between the price and the quantity supplied. Individual supply schedule के अंदर आएगा total quantity of a commodity supplied offered for sale by a single seller. Total quantity of a commodity offered by a single seller. और यहाँ बस क्या आएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल में, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय ऑल द सेलर। बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, ये कॉस्ट कंसेप्ट वाले लास्ट में आते हैं। अभी आते हैं और सप्लाई में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सप्लाई सिर्फ एक फैक्टर्स के कारण यहाँ पास डिटरमाइन नहीं होता, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच मैन्युफैक्चरर चेंज देयर सप्लाई। ठीक है, सो स्टार्टिंग से आते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इसी को बोला जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। मे बी दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सप्लाई एंड अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स लाइक चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि इररिस्पेक्टिव, आप चाहो भी इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता आगे का। ओके, पता नहीं क्यों डिलीट किया गया है। Without this, you cannot understand the law of supply and the change in supply and variation in supply. So determinants of supply को और क्या बोलते हैं? Factors affecting supply. Factors of supply. कौन कौन से factors है जो supply को affect करते हैं? तो सबसे पहला कौन सा है? Government policy, future expectation about price. Third is state of technology, price of a commodity, infrastructure facility, cost of production, natural condition and other factors. मैं ये इसकी मेमोरी टेक्निक वगैरह है, मैं इसको रिटेन नहीं कराऊंगा, बट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इन सभी को बिकॉज आपको समझ में आए कि एक सिर्फ प्राइस नहीं है जिसके कारण सप्लाई में इंपैक्ट होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स ड्यू टू व्हिच सप्लाई विल चेंज। सबसे पहले आपका आता है वर्ड गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण आप क्या समझते हो? यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होगी सप्लायर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, तो वो क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। टाइम बिंग यदि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स वगैरह ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, तो उस केस में क्या करेगा सप्लायर? उस वक्त गुड्स को सप्लाई कम कर देगा। ओके, सो सिंपल सा वर्ड अपन यहाँ पर यूज करते हैं कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के लिए, जैसे टैक्सेशन होता है, सब्सिडीज होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि इंकरेज और डिस्करेज होते रहते हैं कौन? मैन्युफैक्चरर। जैसे अभी बीच बीच में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गोल्ड में वो ह्यूज जीएसटी लगा रहे थे, तो गोल्ड की सारी शॉप्स मंथ मोर देन अ मंथ बंद थी। क्लोथ्स में 5% जीएसटी, पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर 5% जीएसटी, फिर 12%, 18%, अकॉर्डिंगली वो वेरी कर रहे थे, तो क्लोथ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने एकदम बंद कर दिया सप्लाई करना। तो ये तो स्ट्राइक का सीन हो गया। लेकिन जो लोग सप्लाई चोरी छुपे कर भी रहे थे बैक एंड से, तो वो कितना करेंगे? कम करेंगे, बिकॉज टैक्स उसमें क्या था? ज्यादा लगने लगा। और इसको बायकॉट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? स्ट्राइक किया हुआ था। गॉट माय पॉइंट? सो गवर्नमेंट पॉलिसी से मेजर इंपैक्ट करता है कि सप्लाई में क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे ही समझ में आता है, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
गवर्नमेंट पॉलिसी या कि अबाउट प्राइस, दोनों में ये सब जगह काम आ जाएगा। पेट्रोल के प्राइसेस जैसे ही क्या होते हैं, सडनली इंक्रीज होते हैं, पेट्रोल पंप अपना टाइम से पहले ही बंद कर देते हैं। वेदर मे बी यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट हाँ ये बहुत जगह, बहुत पेट्रोल पंप में होता है। जैसे उन्होंने पुराने रेट से मंगाया था पेट्रोल 100 रुपीज लीटर, उनके टैंक में स्टोर है, सडनली न्यूज आई आफ्टरनून को 3 o'clock कि पेट्रोल के प्राइस टुमारो ऑनवर्ड्स 110 रुपीज हो जाएंगे, 100 से 110 हो जाएगा, 10 रुपीज का एक्स्ट्रा मार्जिन है। पेट्रोल पंप वाले बोल देते हैं पेट्रोल खत्म हो गया, बाहर बंद कर देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, बोलते हैं पेट्रोल खत्म हो गया। क्या करेंगे ये अभी? आज यदि वो सेल करेंगे इवनिंग तक, नाइट तक, तो उनको 100 रुपीज मिलेगा उसी पेट्रोल का। ये क्या करेंगे, ये सारे पेट्रोल को नेक्स्ट डे सेल करेंगे। गॉट माय पॉइंट? और उनको कितना मिलेगा? 110। तो गवर्नमेंट पॉलिसी से समझ में आ रहा है, या प्राइसिंग के चेंज होने से, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस से, सभी के लिए ये एग्जांपल एकदम सूट करता है। तो उन्होंने क्या चेंज कर दिया, सप्लाई में कितना इंपैक्ट किया। तो इसको आप बोल सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उन्होंने प्राइसिंग वगैरह, टैक्सेशन वगैरह जो भी चेंज किया, जिसके कारण क्या हुआ, सप्लाई में इंपैक्ट हुआ। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल इसका भी समझा दिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। यदि आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले, इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप अभी सप्लाई करोगे क्या? सप्लाई टॉपिक पढ़ रहे हो, डिमांड दिमाग में मत लाना। फ्यूचर में आपको लग रहा है प्राइस इंक्रीज होंगे, तो आप इंक्रीज प्राइस में सेल करना चाहोगे ना। तो अभी करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और फ्यूचर में सप्लाई क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे, ओनली जस्ट बिकॉज कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो भी ओके, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण भी सप्लाई, करंट सप्लाई में इंपैक्ट होता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, एक कैथोड रे ट्यूब होती थी आपके टीवी में, बजूका टीवी, ऐसे सोनी या वीडियोकॉन की आया करती थी, ऐसी लंबी 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 आया करती थी, ओके, ऐसे कर्व टाइप के ग्लास हुआ करते थे, कलर टीवी। सो बहुत बड़ी टीवी हुआ करती थी, वहाँ कैथोड रे ट्यूब वगैरह यूज किया जाता था। अभी एलईडी और एलसीडी आने लगे फ्लैट पैनल के, तो उस टाइम भी जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होने लगती है, तो जिसके पास जो भी कैथोड रे ट्यूब, उनको समझ में आ गया कि यार ये टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट हो रही है। तो आप सडनली क्या करोगे, अपने पास जितना भी स्टॉक होगा उसका सप्लाई जल्दी जल्दी मार्केट में निकाल दोगे, बोलोगे खत्म हो जाएगी, बिकॉज कुछ टाइम के बाद इसको कोई भी खरीदने वाला नहीं रहेगा। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी बहुत ज्यादा क्या होता है, सप्लाई में भी इंपैक्ट होता है। Price of a commodity, definitely price is one of the important factor due to which the supply will change. So price के change होने से definitely supply में change होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के कारण भी सप्लाई में इंपैक्ट होता है। यदि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आप बोल सकते हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयर, सो शिपिंग, शिप, तो ये सब चीज के कारण क्या होता है, सप्लाई में इंपैक्ट होता है। यदि रोड्स वगैरह खराब रहेंगी, तो उस एरिया में सप्लाई क्या होगा, या कि सप्लाई होना वहां पास डेफिनेटली कम रहेगा एज कंपेरेटिवली जहां पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होंगी। तो इस नेचुरल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अपन अभी रिसेंटली सुन रहे हो, हर चीज के रॉ मटेरियल समझ में आते हो ना, जैसे ये माइक भी बनाना है आजकल, ये माइक बहुत एक्सपेंसिव हो गया, क्यों? इसका रॉ मटेरियल जो मिल रहा है मैन्युफैक्चरर को बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही आपकी इंक्रीज होती है, इसका रियल एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैसे दिया जाए, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, यदि उनको रॉ मटेरियल टाइम बिंग, ये हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत बार हम भी करते हैं कि जैसे टाइल्स सैनिटरी आप सुनते हो, टाइल्स, फ्लोर टाइल्स रहती है, वॉल टाइल्स रहती है, उसका रॉ मटेरियल बहुत बार कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के कारण या किसी भी चीज के कारण कॉस्ट उनकी इंक्रीज होके आती है। सो टाइल्स उस पीरियड में महंगी मिलती है। जब एक्सपेंसिव या ज्यादा महंगी मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, तो सेलर जो है अपना प्राइस क्या है बार बार चेंज नहीं कर पाता है। कुछ चीजों का प्राइस क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब पार्ले जी एक दिन 5 रुपए में बेचे, एक दिन 6 रुपए में बेचे, कभी कभी 4 रुपए में पैकेट निकाले, तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यदि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो शॉर्ट पीरियड के लिए, तब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। उस वक्त वो क्या करने की कोशिश करते हैं, देखो हम प्राइस तो चेंज नहीं कर सकते, पार्ले जी जो 5 रुपए में मिलती थी वो 5 रुपए ही रहेगी। आप बोलोगे सर नहीं, क्वांटिटी चेंज कर देंगे। अरे 10 दिन के लिए क्वांटिटी चेंज करोगे क्या? पहले मिलती थी 50 ग्राम, तो अभी कर दोगे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए 40 ग्राम? ऐसा नहीं हो सकता। तो प्राइस जब फिक्स है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने होगा उस वक्त, जिस वक्त रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को क्या करोगे आप,
रिड्यूस करोगे क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसका मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गॉट माय पॉइंट। और जैसे ही आपको पता चला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम हो गया, रॉ मटेरियल कम में मिल रहा है और अपना मार्जिन उस वक्त बहुत ज्यादा है, तो आप चाहोगे जितना सेल हो सके ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लेके स्टॉक कर ले, बट हमको क्या मिल रहा है, ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड बहुत सारा नेचुरल कंडीशंस भी होते हैं कि सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशन। फॉर एग्जांपल मॉनसून में आप क्या, रेनकोट का सप्लाई ज्यादा होगा, अम्ब्रेला का सप्लाई ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट। सो और विंटर सीजन में किस चीज का होगा, वुलन क्लोथ्स का होगा। सो अकॉर्डिंगली टू नेचुरल कंडीशंस आल्सो सप्लाईज आल्सो चेंजेस। एंड अदर फैक्टर्स के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, इसके अंदर नेचर ऑफ मार्केट हो जाता है, प्राइस, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ड्यू टू विच सप्लाई विल चेंज। अब जितनी भी चीजें आगे मैं पढ़ाऊंगा ना, इसका एकदम डायरेक्ट रिलेशन है इन सब चीजों से कि uh, ये जो सप्लाई अपन ने अभी पढ़ा ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, पूरा का पूरा आगे डिपेंड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, हम सिर्फ जो लॉ बना रहे हैं, लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, प्री प्रिंटेड है। सो उसमें रूल में लिखा हुआ है, हम ये लॉ बनाते हुए ये ध्यान रख रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना इंपैक्ट होगा, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है वी नो, बट सिर्फ प्राइस के चेंज होने से कितना फैक्टर्स में चेंज होगा ये देखते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन, अदर थिंग्स मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल कंडीशन, लेट इट बी कांस्टेंट, प्राइस अलोन चेंज। मैंने इसलिए ऊपर लिखा भी है, आप भी जहां जहां लिखना हो लिख ले और बुक के साथ देखते जाएं। लॉ एक्सप्लेन द अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर द प्राइस। स्टेटमेंट यहां पास से मिस है, आप यहां पास लिखना है, आपके बुक्स में रहेगा, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ रहा है क्या यहां पास? ऐसे शक भरी निगाहों से मेरे को क्या देख रहे हो? और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। हम सिर्फ क्या बताएंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएंगे, किसके बीच में, किसके बीच का फंक्शन बताएंगे, ये प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। इसका फॉर्मूला एक दिया हुआ है जिसको बहुत एलोबरेट करके लिखा गया है, लेकिन उसका शॉर्ट में है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स स्टैंड फॉर एनी कमोडिटी, एस स्टैंड फॉर सप्लाई, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एक्स। सो सप्लाई किसके ऊपर डिटरमाइन कर, एक्स इज अ, देखो ये प्रोडक्ट है, ये एक्स इज, ये प्रोडक्ट है एक्स, दिख रहा है आपको, ये माउस नहीं है, ये क्या है, एक्स है। इसका सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P ऑफ X, दैट इज प्राइस ऑफ X। इसकी प्राइस कितनी है, यदि मैं बोलूं ये वायरलेस माउस 30 रुपीज में है, आप यहाँ की लाइन लगा लोगे। गॉट माय पॉइंट, समझ रहे हैं? अच्छा, और कम करूं क्या, 10 रुपीज में प्राइस है, अभी लाइन लगा लोगे। सो सप्लाई किसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं, यदि मैं इसकी प्राइस, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ये ऐसा डिवाइस है जो आपके एग्जाम पेपर में ऐसे ऐसे बस ऐसे कर दो, दिखता भी नहीं है किसी को और सारे आंसर लिख देगा। अब बताओ, सप्लाई, इसकी प्राइस जितनी ज्यादा रखूंगा, सप्लाई भी और उल्टी इसकी मैं क्या करूंगा, आप लोग इसकी ज्यादा डिमांड करोगे, इसकी ज्यादा प्राइस रखेंगे, सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती है, इससे चलेगा एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर से मैं स्टेटमेंट एक बार बोल देता हूं। स्टेटमेंट आपके पास भी बुक होगा, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस द क्वांटिटी सप्लाइड। मैंने भी क्या बोला था, यही तो बोला था। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक साथ फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोला है, वर्ड बोलो। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, lesser the quantity supplied, and lower the price of a commodity, lesser the quantity supplied। ओके, जिस डायरेक्शन में प्राइस होगा उसी डायरेक्शन में अपन को लिखना है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वही चीज हमको तो क्या करना है, लिख के देना है। प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी ज्यादा कम होगी। और स्टार्टिंग सेंटेंस कहां से चालू करोगे तो अपने आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्या वर्ड है, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, more the quantity supplied, lower the price of a commodity, lesser the quantity supplied। Done।
नेक्स्ट आते हैं कि ये लॉ ने कुछ एजम्पशन लिया है। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया जब इसने डिफिनीशन मीनिंग सब जगह लिख ही दिया है कि प्राइस अलोन चेंज, तो अजम्पशन ले रहा है कि बाकी जो भी दुनिया की सब चीजें हैं वो सब कुछ भी चेंज होने वाली नहीं है, तब ये लॉ ऑफ सप्लाई को हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो बोलता है जितनी चीजें आपने ये डिटर्मिनेंट्स में पढ़ी हैं एक्सेप्ट द प्राइस, सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी, फर्स्ट पॉइंट मैंने एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, गेट पिक वो, इसकी मेमोरी टेक्निक थी गेट पिक नो, इसकी क्या है गेट पिक वो। सो गेट पिक वो क्या है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसकी मेमोरी टेक्निक के साथ आपको पता है, और मैं इसके अंदर का कंटेंट भी आपको याद दिलाऊंगा, पूरा एकदम यहाँ पर फिट हो जाएगा आपके अंदर का कंटेंट। आप जो भूसा लिख के आता है ना एग्जाम में, कुछ भी लिख दिया, एग्जाम ना थोड़ी ना पड़ेगा, एग्जाम ना तो हेडिंग पड़ेगा, हमने तो कैसे करके टिप दिया है हेडिंग को, ऐसा नहीं है, अपन अच्छे से अंदर की हेडिंग भी लिखेंगे। और जब ऐसे टाइप की हेडिंग्स वगैरह रहती है ना, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे सीक्वेंस वगैरह, हाँ फॉलो करना चाहिए बच्चा, ये सब अपन उसमें अलग लेक्चर में देखेंगे। अजम्पशन में सबसे पहला आता है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। चलो मैं इसके अंदर का कंटेंट बताता हूं। इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस, सप्लाई विल आल्सो चेंज। ये क्या बता रहे थे सर आप, इसके अंदर का कंटेंट क्या लिखना है, इट इज, बोल के एक बार देखो अपनी मनी मन में, बोल दो भाई मनी मन में बोल लो, इट इज एज्यूम्ड दैट government policy will not change. If government policy, full stop, if government policy change, supply will also change. इतना सिंपल है। चलो, सो सबसे पहला था नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, तो नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो इसका अंदर का कंटेंट कोई बताएगा मेरे को, रिपीट करो तुम, चलो क्या लिखोगे, इट इज एज्यूम्ड दैट there is no change in expectation about future price. If there is a change in expectations about future price, supply will also change. ओके, सो नेक्स्ट है टी, क्या है, टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन या नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट, ये टेक्निक वर्ड किसने यूज किया बताओ, आपकी टेक्स्ट बुक ने यूज किया है, इसलिए मैंने भी टेक्निक ही यहां पास लिखा है। मैं चाहता तो टेक्नोलॉजी लिखने में मेरे को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप मिसगाइड ना हो, तो यहां पास लिखा है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अंदर का कंटेंट, इट इज एज्यूम दैट, मैं थक जाऊंगा, आपको याद हुआ कि नहीं, इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ, इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज, सप्लाई विल आल्सो चेंज। ओके, आराम से 2-2.5 लाइन आपकी भर सकती है इसमें, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है आपको देखना है, आप अपने अपने बुक्स में देख सकते हो। मैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। सो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, हाँ आप एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ो और अकॉर्डिंगली, लेकिन काफी जगह ये आपके स्टेटमेंट आपको काफी कुछ मिल जाएंगे। एडिटर एक सेकंड, लेट मी चेक, अजम्पशंस है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कहाँ है, technique of production. It is also assumed that the technique of production does not change. Improved technique of production may lead to increase in the production and may lead to increase in the supply. So, writing the same thing. Okay. कम से कम relevant तो लिख रहे हो। चलो, काफी कुछ जैसे no change in transportation cost. It is assumed that there is a no change in condition of transport. For example, better transport facility. तो वही सब चीजें हैं। चलो अच्छा है आपके लिए। सो डिमांड के केस में भी हमने ऐसे ही देखा था, तो यहां भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। चलो हम फास्ट से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बाद, प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस की बात चल रही है ना, उसके भी बोल रहा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नो चेंज इन वेदर कंडीशन। सो एक बार जल्दी से बता दो, गेट पिक वो क्या है, जी नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ई नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टी नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पिक नो चेंज इन प्राइस ऑफ या कांस्टेंट प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन, और क्या मेमोरी टेक्निक में,
आई से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला है मैंने। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने वहां भी बताया था, यहां भी बताया था, यहाँ ट्रांसपोर्ट वर्ड लिखा हुआ है। सो प्राइस के बाद क्या है? नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर या कि नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो चेंज इन वेदर कंडीशन या नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ या कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड लास्ट है नो चेंज इन वेदर कंडीशन। सो एक बार फिर से, गेट पिक वो, जी गवर्नमेंट पॉलिसी, ई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, आई इंफ्रास्ट्रक्चर या कि ट्रांसपोर्ट, सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डब्ल्यू क्या है? वेदर कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका इससे क्या होता है? कंप्लीट assumptions of law of supply. Last time, get pick वो, G government policy, E expectation about future price, T technique of production, P price of other goods, I infrastructure या transport, C cost of production, and W weather condition. Okay. Next आते हैं what are the exception. लेकिन एक बार अंदर का कंटेंट बता दो। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी का है तो अपन किसी भी चीज का अपन यदि अंदर का कंटेंट लिख रहे हैं नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो अपन क्या लिखेंगे? इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, सप्लाई विल आल्सो चेंज। ओके, सो सेम वे यू हैव टू राइट। सो आपको ये टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, इट इज एज्यूम्ड वाला स्टेटमेंट डिमांड चैप्टर में भी है और सप्लाई चैप्टर में भी भर भर के है। अब मैं थोड़ा सा ये एक्सेप्शन थोड़ी देर बाद लास्ट में लूंगा, बिफोर दैट जो कि क्योंकि यहां पास डिटर्मिनेंट्स और अजम्पशन के बेस में ही क्या बना हुआ है आपका? चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं। सो चेंज इन सप्लाई, अब इसकी मेमोरी टेक्निक कॉपी है। जिन्होंने डिमांड पढ़ा हुआ है मेरे साथ तो दे नो वेरी वेल व्हाट इज दिस कॉपी। स्टिल हम फिर से आज पढ़ने वाले हैं। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? When other factors change and price remain constant, it is known as change in supply. कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। अभी ये बोलना चाहता है, COPV है, ये Y किया है कॉपी आपको याद रखने के लिए। जब जब चेंज इन सप्लाई टू ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन सप्लाई क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अभी तो कुछ लोग मेरे को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं, रुको बता देता हूं ये क्या बात कर रहा है। ये इनकी बात कर रहा है। देयर आर सो मेनी फैक्टर ड्यू टू विच सप्लाई विल चेंज। कहां है फैक्टर बताओ? ये गेट पिक नो, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, टेक्नोलॉजी, प्राइस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ ये छोड़ देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये भी है, लेकिन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, देख पा रहे हो कि मैं लिख दूं अलग से गेट पिक नो? दिख रहा है? तो फिर वहीं दिखा देता हूं आपको। ये बोल रहा है यहां पास, ये जो फैक्टर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? ये पर्पल से जो मैंने अंडरलाइन किया इनको, एनीवन? अदर फैक्टर बोला जाता है। किसी कोई कंफ्यूजन अभी? प्राइस इज प्राइस फैक्टर है। इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक मेन फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड रेस्ट ऑफ द आर अदर फैक्टर्स। समझ में आया? तो जब भी अदर फैक्टर बोला जाए तो उसके अंदर प्राइस छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा बताओ अदर फैक्टर के अंदर? गवर्नमेंट पॉलिसी, रिपीट करो, याद आपको लिखना पड़ेगा आगे उसके अंदर। गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टेक्नोलॉजी या टेक्निक, इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नेचुरल कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स हैं। तो अदर फैक्टर्स मत लिख देना आप, हाँ। सो सवाल, अदर फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल कंडीशन और वेदर कंडीशन, वट एवर इट मे बी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये लिस्ट इंक्लूसिव, मतलब जितना और इंक्लूड करना है आप कर सकते हो, आपके मूड के ऊपर है। आज मेरा मन चल रहा है दान धर्म करना है, मैं सप्लाई करूंगा, लो सप्लाई कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी बेटी की शादी हो गई है, लो सप्लाई कर दिया। हाँ ऐसा भी होता है, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो कभी और बताएंगे। जब शादी होती है घर में और बहुत बड़े गोडाउन्स रहते हैं, पुराने जमाने में या रूरल एरिया में आप देखेंगे, जब उनके पास ऐसा रहता है
तो प्राइस वगैरह का ज्यादा ध्यान नहीं देती, बेटी की शादी है, गोडाउन खाली खाली चाहिए, सारे रिलेटिव्स आएंगे वहीं, अरे अरे यार यहाँ आपको 5 स्टार होटल मिलता है, समझो रूरल एरिया और वगैरह में वहां पास ऐसे ही चलता है, घर में शादी है, सारे गुड्स जितने भी स्टोर किए हुए हैं सब बेच दो। अरे ये मैं कैसे बताऊं आपको, जो बहुत इस इन सब चीजों में कांदा, बटाटा, टमाटो ऐसे टाइप की जो चीजों को स्टोर करके रखते हैं, आपको बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह रहते हैं जो काफी फार्मर्स से खरीदते हैं और फिर उसके बाद वो फैक्ट्री को सेल करते हैं, तो वो जो इस टाइप के जो बिजनेस करते हैं वो अपना क्या करते हैं, सारे गुड्स फैक्ट्री को पहले से ही सेल कर देते हैं, गोडाउन्स वगैरह खाली कर लेते हैं, तो वो भी दे आर सो मेनी फैक्टर्स। ओके, हाँ, सो मेरे को क्या समझाना था, आपको समझ में आया? अदर फैक्टर्स क्या होते हैं और प्राइस फैक्टर क्या होता है, तो ये यहाँ O स्टैंड्स फॉर, एनीवन टेल मी नाउ? O स्टैंड्स फॉर अदर फैक्टर्स, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, C स्टैंड्स फॉर चेंज इन सप्लाई, V स्टैंड्स फॉर वेरिएशन इन सप्लाई। डन? चलो फिर से बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, सो अदर फैक्टर्स के कारण चेंज हो रहा है, चेंज इन सप्लाई हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वेरिएशन इन सप्लाई, मेरा कर्सर देख पा रहे हो, वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सो अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखते हैं यही चीज लिखा है क्या, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड, वेरिएशन में आपने क्या है, वेरिएशन किसके कारण चेंज होता है, प्राइस के कारण, देखते हैं वही लिखा है कि नहीं। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, लाइक, ऐसे आंसर बढ़ाते हैं, मैं वो बता रहा हूं, बुक में भी वैसे ही लिखा है, डोंट वरी, लाइक, यहां मैं पिक पहले लिख लेने दो और फिर मैं इसको कट कर देता हूं, लिख देने का, एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, बुक ने भी इतना नहीं लिखा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखेंगे, मैं मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टेस्ट हैबिट, सॉरी ये क्या है आपका, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नेचुरल कंडीशन, कॉमा कर करके लिख डालने का, 2-3 लाइन आपकी वैसे भर गई, समझ में आ रहा है क्या? बुक कहाँ है, मेरे को बुक पता नहीं है, बुक किधर है, बुक में क्या लिखा हुआ है बताओ, वेरिएशन सप्लाई, नहीं लिखा, ज्यादा छोटा सा लिख के छोड़ दिया आपको, बोलते हैं जा जी ले जिंदगी सिमरन, डिमांड टॉपिक में भर भर के लिखा है, और अंदर आने वाला है जब एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई आएगा तब भी आएगा, ठीक है? मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो अब मैं दिखा रहा हूं आपको, जब चेंज इन सप्लाई, जब टॉपिक पढ़ेंगे और उसके अंदर की हेडिंग के अंदर क्या आएगा, अब वो भी मेमोरी टेक्निक पहले बता देता हूं, ये एरो का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताओ, ये एरो का मतलब क्या होता है, ऊपर, अप, हाँ इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है, अप एंड डाउन, सो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई है, ठीक है, एंड वेरिएशन के अंदर कौन सी हेडिंग आएगी, एक्सटेंशन इन सप्लाई या एक्सपांशन इन सप्लाई होता है, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, एक्सटेंशन लिखा है, तो एक्सटेंशन ही बोलेंगे, ठीक है, सो एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, डन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब चेंज इन सप्लाई वर्ड आएगा, चेंज इन सप्लाई के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई आएगा, उसके अंदर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस के कारण, अदर फैक्टर्स के फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस के कारण क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और जब वेरिएशन इन सप्लाई आएगा तो वहां राइज एंड फॉल वर्ड का यूज करेंगे, मैं चाहता हूं आप टू द पॉइंट लिखो कि एग्जामिनर भी 4 बार सोचे कि आपने टीपा है क्या कहीं से, कहां से इतना एग्जैक्टली लिखा है वर्ड, कोई भी इस देश के अंदर नहीं रहेगा कि जो एकदम टू द पॉइंट लिख पाए, आप लिखोगे लेकिन, क्योंकि हमने पूरा चीज लिखा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं, फिर से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में एकदम डिफरेंस बिटवीन से लेके कहीं पास भी एकदम आपके एग्जाम में है ऑलरेडी।
अरे ऑलरेडी 10 से 12 मार्क्स का 15 मार्क्स तक का टॉपिक से पूछता है, तो बताओ क्या पूछेगा, चैप्टर में है क्या जो पूछेगा, उसके बाद भी डिलीट कर दिया है, तो ये आएगा ही ना एग्जाम में बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पूरा का पूरा चैप्टर एग्जाम में है, समझ लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन, मैं डिफिनीशन बता रहा हूं चेंज इन सप्लाई का। चेंज इन सप्लाई इसी तरह पढ़ो, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। या कि अपन और इसको एक्सपांड कैसे कर सकते हैं, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, स्टे स्टेबल इन फैशन एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब भी अदर फैक्टर्स आए लाइक लिख के उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई के अंदर का कंटेंट कैसे लिखोगे, सप्लाई कब इंक्रीज होगी, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, एनीवन कैन टेल मी। ड्यू टू आपकी सप्लाई आप कब इंक्रीज करोगे, ये पूछ रहा हूं। ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, और किस में फेवरेबल चेंजेस, आपके नियत में, मेरे दिमाग में, किस चीज में फेवरेबल चेंजेस, अदर फैक्टर्स में। एक बार रीड करते हैं आपके लिए। इंक्रीज इन सप्लाई refers to a rise in the supply of a commodity due to favorable change in other factors like what, get, ध्यान आ रहा है, get, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस है, और यहां हर जगह क्या लिखना है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या कंटेंट कैसा है। चलो एक बार और बता दो, डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर यहीं पास देखते हो, बताओ डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर का कंटेंट क्या होगा, refers to fall in the supply of a commodity due to unfavorable change in other factors and price will remain constant। देख लो, refers to fall in the supply of a given commodity, या जो भी, इतना नहीं, fall in the supply of a commodity due to unfavorable change in other factors like government policy, tax, आपका नेक्स्ट क्या है, टेक्निक, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। सो इन सब के कारण ये कौन से अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलो आते हैं अभी, यही मैंने डायग्राम में लिखा है, वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट लाइक गेट, पिक, नो। ध्यान रखना हर जगह पी कट कर देना, मैंने कट किया हुआ है, बोलते वक्त मैं गेट, पिक, नो बोल रहा हूं। अब एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, पूरा वर्ड बोलो, एक्सटेंशन इन क्या लिखा है, सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई, किसमें एक्सटेंशन हो रहा है, सप्लाई में एक्सटेंशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है बता दो, राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, तो एक्सटेंशन वर्ड बोला तो उसके साथ क्या आएगा, राइज वर्ड आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल आएगा। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन इसमें कि कब हमको राइज वर्ड यूज करना है, कब फॉल वर्ड यूज करना है। So extension in supply refers to a rise in the supply of a commodity due to rise in the price of a commodity। rise लगा दो। fall के बारे में बात करते हैं, refers to fall in the supply of a commodity due to fall in the price of commodity। आ जाओ देख लेते हैं contraction, fall in the quantity supplied due to fall in the price of commodity। मैं क्या बोल रहा था, एंड आखिरी में वही लगाना है जो सब जगह लगाना है, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पास क्या चेंज हो रहा है, एनीवन, प्राइस चेंज हो रहा है, तो अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो एक बार और बोलो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या बोलोगे, रिफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यदि आपको और चेंज करके बोलना है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मींस when there is a fall in the price of a commodity, quantity supplied will also fall and other factors will remain constant। कैसे भी यहाँ वहां से घुमा फिरा के कहीं से भी आप पकड़ लो अपने कान को, दर्द तो होने ही वाला है। तो लिखना आपको क्या है, फॉल वर्ड यूज करना है, कहाँ, कॉन्ट्रैक्शन में। और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में क्या यूज करना है, वर्ड राइज। चलो राइज, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज। आप ज्यादा याद ही मत करो, इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइज इन द प्राइस ऑफ द commodity and other factors will remain constant। और आंसर बढ़ाना है क्या, other factor will remain constant like बोलो कोई, like get, pick, no। got my point, कोई कंफ्यूजन। अब डिफरेंस बिटवीन आए या कुछ भी आए, चिपका देने का। एक बार इसको टूर टूर के देखिए, आंखें फाड़ फाड़ के देखिए क्या लिखा है,
डोंट वरी। सो यहाँ पास चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन सप्लाई के बारे में हम देख रहे थे। अब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, बहुत ही इजी है, दिमाग को लोड नहीं देने का है। ये मैं इरेज कर देता हूँ सब। ओके, सबसे सिंपल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन क्यू है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। कोई बताएगा मेरे को चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन क्या होता है? अदर फैक्टर्स। प्राइस विल रिमेन, एनीवन टेल मी, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट जब बोल ही रहा है, जब चेंज इन सप्लाई के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज आ रहा है, तो यहां पास आप अंदर भी बोल रहे हो ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स है। प्राइस में चेंज है क्या? नहीं। तो प्राइस क्या मैंने कर दिया, देखो कांस्टेंट कर दिया, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ये देखो, ये पर्टिकुलर प्राइस बना दिया। अब यहां पास क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये देखो इंक्रीज इन सप्लाई, तो एक पर्टिकुलर क्यू है वो जाके क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको पॉइंट को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, सॉरी ये ऐसे बनेगा, ये बन गया। एक पर्टिकुलर प्राइस में क्वांटिटी विल इंक्रीज। अब इंक्रीज इन सप्लाई होगा ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन प्राइस? नहीं, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन, ये लिखा है देखो, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट है। सो हमने क्या इंक्रीज कर दिया? सिर्फ अदर फैक्टर्स के कारण सप्लाई में इंक्रीज हो गया है। और डायग्राम डेफिनेटली इसका कैसे बनने वाला है? ये इस तरह बनेगा और ये डॉटेड लाइन से बनेगा। इसको आप एस बोल सकते हो, इसको S1 बोल सकते हो। समझ में आ रहा डायग्राम? कोई बता दो अभी डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम कैसे बनेगा? मैं बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बनाऊंगा। पर्टिकुलर प्राइस P रहेगा, क्योंकि चेंज इन सप्लाई के अंदर देखो क्या हो रहा है, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये बहुत नेचुरली आता है। लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को देखते हो या जो भी मेमोरी टेक्निक है, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो प्राइस को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। और ये हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट रहेगा, उससे हमको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो पहला हम जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह का कुछ बनाएंगे। फर्स्ट बॉक्स, ये क्या बन गया? ये था सिचुएशन। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिक्रीज इन सप्लाई। हर बार एक बॉक्स बना दो। अब इसके बाद सोचो क्या बोला है? डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस में कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। एंड डिक्रीज इन सप्लाई है, तो सप्लाई को हम क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। अब हम लाइन ड्रॉ करना है, तो ये तो फुल लाइन चली जाएगी और इसको क्या कर देंगे? डॉटेड लाइन कर देंगे। और फिर से इसको S, इसको S1 बोल देंगे। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह से हमारा क्या बनने वाला है डायग्राम। कैसे क्यों बन रहा है ये डायग्राम, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है, चलो ये भी इरेज कर देते हैं, ये सब इरेज कर दिया। ये लो, क्या है? वेरिएशन इन सप्लाई। वेरिएशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, प्राइस भी चेंज होगा और सप्लाई भी चेंज होगा। ओके, क्या होगा सप्लाई में? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कब होता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई? व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस, इंक्रीज। जब क्या होता है? प्राइस में भी इंक्रीज होता है। सबसे पहले क्या करने का, ये एक्सटेंशन है ना, सो हमको अंदर वाला, हमको पता है कि हमको बड़ा बनाना है, तो अंदर वाला थोड़ा सा छोटा बना देंगे। ठीक है, ये बन गया। इसको बना दो दोबारा। ये देखो, अब बोल रहे हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन, एनीवन? एक्सटेंशन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंजेस हो रहा है, तो प्राइस और एक्सटेंशन हो रहा है, तो कब कब की सिचुएशन में होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा, P से P1 जाएगा, तब जाके ये क्या होने वाला है, और तब जाके ये क्या होगा? सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो ये Q से Q1 चला जाएगा। ठीक है सिंपल। चलो इसका मैं इरेज नहीं करता हूं, बता दो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है, तो आप सबको इरेज कर देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फॉल इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल होगा। तो प्राइस जब फॉल होने वाला है, तो पहला जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? आउटर में बनेगा, हमको फॉल करवाना है। जब प्राइस फॉल होगा, तो क्वांटिटी भी क्या होने वाली है? इस केस में फॉल होने वाली है। डायग्राम बन गया। समझ में आ रहा है क्या? इज्जत से बनाते हैं तब ऐसा कुछ दिखता है। आपके एग्जाम में ऐसा दिखना चाहिए। मैंने विदाउट स्केल एंड पेंसिल किया है और आपके स्क्रीन के सामने विद स्केल एंड पेंसिल भी है। देखो ये स्केल थी, हाँ, डन। सो आपके एग्जाम में ऐसा कुछ दिखना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? हमने डायग्राम से लेके अब इसके अंदर का ज्ञान, एक्स एक्सिस डिनोट क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस डिनोट प्राइस। देखो इस सब चीजों के लिए मैं नहीं हूं, आपकी बुक काफी है और आपकी कॉमन सेंस बहुत सफिशिएंट है। गॉट इट?
P stands for the price and Q, ये सब आप लिख लीजिएगा। डन। चलो अब हमारा बचता है लास्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, एक्सेप्शंस अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या है। Where the law of supply tends to fall in the price and the price trends falls था, तो क्या बोलना चाहता है, रूल क्या था, जब प्राइस इंक्रीज होती है सप्लाई भी इंक्रीज होता है, ये इसका अपोजिट है, इसीलिए कहाँ दिया गया है, एक्सेप्शन में। इन सब के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, यही पार्ट हमारा बचा है। सो वेयर द सप्लाई टेंड्स टू फॉल इन द प्राइस, तो बोलना चाहता है कि सप्लाई क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इवन देयर इज अ राइज इन द प्राइस। प्राइस इंक्रीज हो रही है तब भी सप्लाई क्या हो रही है, फॉल हो रही है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। लाइक एग्रीकल्चर गुड्स, क्या करोगे, उसके लिए पीरियड लगता है। यदि आपकी फार्मिंग या क्रॉप्स खराब हो गए ड्यू टू वेदर कंडीशन, अब प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज सडनली नहीं हो सकती, इसलिए एग्रीकल्चर गुड्स को बाहर रखा है। बोलता है इसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई इंक्रीज अप्लाई नहीं होगी। पेरिशेबल गुड्स के बारे में भी बोला है उसने, बोलता है ऐसे गुड्स जो क्या होने वाले हैं, पेरिशेबल गुड्स, ऐसे जो खराब होने वाले गुड्स हैं उनको पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। उसके केस में क्या होता है, जब भी प्राइस उनकी डाउन होती है तो सप्लाई क्या होती है, उनकी इंक्रीज हो सकती है। अरे पेरिशेबल गुड्स हैं जो खराब हो सकते हैं, सो उसके केस में क्या होता है, अपोजिट चलता रहता है। यदि उसकी प्राइस सडनली क्या कर दिया आपने, पेरिशेबल गुड्स का जो गुड्स रहेंगे उनका सडनली आप जैसे बनाना है अभी, उसका सडनली नेक्स्ट डे खराब हो जाएगा, तो प्राइस इंक्रीज करके सप्लाई डिक्रीज नहीं करोगे। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सप्लायर क्या करेगा, कम प्राइस रहेगी तो भी सप्लाई अपनी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पेरिशेबल गुड्स के लिए। अर्जेंट नीड फॉर कैश, अब मेरे क्लास में इतनी सारी बेंचेस हैं, अब मेरे को सडनली नीड हो गई कैश की, अब मैं ये बेंचेस की प्राइस है 4000 रुपीज, अब मेरे को अर्जेंट कैश चाहिए, कैसे ना कैसे करके चाहिए, तो मैं इसको 2000 में भी सप्लाई कर दूंगा। तो जब जरूरत रहती है आपको कैश की, तो आप किसी भी रेट में भी सप्लाई कर देते हो। तो जब प्राइस कम है तब भी आपने अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दी, कब, जब अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। रेयर आर्टिकल, अब ये देखिए, ये जो इस पेपर में कुछ तो लिखा हुआ है, ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अकबर जी ने लिखा था। अब अकबर जी ये पेज लिख के छोड़ के चले गए हैं, अब अकबर जी तो वापस आ नहीं सकते। ये क्या है, रेयर आर्टिकल है अभी। अब इसकी प्राइस कितनी भी इंक्रीज कर दो, लेकिन इसकी आप सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? सो लास्ट आता है सप्लाई ऑफ लेबर, ये मेरा बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट है। रीजन क्या है, बहुत ही अच्छा रीजन है, बता देता हूं। जिससे लोगों को डर लगता है वो मेरा फेवरेट रहता है, और उसको इजी करने में ही तो असली मजा है। नहीं तो सब कुछ तो वैसे भी पढ़ ही रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ओके, वेज रेट। अब मेरी कहानी सुन लो, छोटी सी कहानी है। कहानी का ये है, लेबर सप्लाई का सिस्टम क्या होता है, घर में दो फैमिली है, फैमिली में दो लोग हैं, सॉरी दो फैमिली नहीं है, एक घर में एक फैमिली है जिसमें दो मेंबर हैं, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड एक दिन जाता है काम करने के लिए, 400 रुपए मिलते हैं एक दिन का, लेबर है, सैलरी नहीं मिली, एम्प्लॉय नहीं है या आईटी प्रोफेशनल नहीं है, लेबर है। अब वो जाएगा काम करने, 400 रुपए एक दिन के मिलेंगे, ये 400 है, वो 500 थे, ये 400 रुपीज, अरे पेन है वो, ये 400 रुपीज मिलेंगे उसको। वो क्या करता था, डेली 400 रुपीज लाता था, अपनी वाइफ को देता था 200 रुपीज, और 200 रुपीज का दारू पी के सो जाता था रात को। सडनली क्या हुआ, लेबर वेज रेट मतलब प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई इंक्रीज, 400 से समझ लो 800 हो गई, 400 से समझ लो 600 हो गई, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो लेबर क्या करने लगा, ओवर टाइम करने लगा। बोलता है सर आप मेरे को वैसे भी 6 to 8 आवर्स का 600 देते हो, मैं ओवर टाइम करता हूँ और मेरे को और पैसे दो। सो बढ़िया है, सडनली अपने बीवी को भी लेके जाने लगा, बोलता है ज्यादा पैसे मिलने लगे। सो बढ़िया, इन लोग जाते थे, फिर से अपने बीवी को 200-300 रुपए बढ़िया खाना खाने लगे, 300 रुपए बीवी को देता था, 300 रुपए का क्या करते थे, दारू पी के सो जाता था, ज्यादा दारू पीने लगा। यदि फर्दर इंक्रीज हो गया वेज रेट, तो लेबर सप्लाई क्या हो जाएगी, अभी क्या करने लगा था, जैसे ही वेज रेट इंक्रीज हुआ तो अपनी बीवी को भी लेके जाने लगा, कभी कभी चला करो तुम भी, और ओवर टाइम भी करने की कोशिश करने लगा। क्यों, वेज रेट इंक्रीज हुआ। जैसे फर्दर इंक्रीज होगा, अभी उसको 800 to 1000 रुपीज मिलने लगा, तो क्या करता था, एक दिन काम में जाता था, 200 रुपए बीवी को देता था, घर आके 1000 रुपए मिला है, 200 रुपए बीवी को दिया, बोलता है खाना बनाओ, और 200 रुपए की दारू पी के सो गया। अगले दिन ना बहुत लेट उठा बंदा, बोलता नहीं जाना काम को, मेरे पास अभी भी जेब में कितने, उसके पास 600 रुपीज है,
फिर से बोलता है, बीवी बोलती काम में क्यों नहीं गए, बोलता है ए तेरा क्या काम है, ये ले 200 रुपए, तू खाना बना। सुबह से बैठ के वो रात तक दारू पिएगा। समझ पा रहे हो, ये सारे शब्द मेरे काल्पनिक हैं, इनके वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं, किसी को भी डिग्रेड करने के लिए नहीं किया गया, ये आपको बिल्कुल सिर्फ समझाने के लिए किया गया, ये वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है। डिस्क्लेमर बाद में दिया है, लेकिन इस वीडियो को क्रॉप करके कहीं भी इसका मिसयूज ना किया जाए, ठीक है। आपको समझ में आया क्या? वेज रेट इंक्रीज होने से लेबर सप्लाई इंक्रीज होता है, लेकिन फर्दर वेज रेट इंक्रीज होने से लेबर सप्लाई क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यही एक कंसेप्ट है। जैसे वेज रेट 100 था, लेबर सप्लाई नंबर ऑफ वर्क्स कितना करता था, 5 आवर्स, टोटल वेज रेट आते थे 500। जैसे ही वेज रेट इंक्रीज हुआ 200, तो 7 आवर वर्क करने लगा, टोटल उसको 1400 आने लगे। अब 1400 आने लगे, लेकिन फर्दर इंक्रीज इन द वेज रेट, वो नंबर ऑफ आवर्स क्या करने लगा, डिक्रीज कर दिया, और वेज कितना आ रहा है, अभी भी वेजेस को ज्यादा आ रहे हैं। तो फर्दर इंक्रीज के कारण क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। इसलिए बोला है सप्लाई ऑफ लेबर के केस में, जो ये वाला लास्ट वाला केस है, लास्ट देखो इसमें सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पास अप्लाई हो रहा है, बट इन दोनों केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो जैसे ही रेट इंक्रीज हुआ, तो देख रहे हो आप, नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहे हैं, वेज रेट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो इस चीज के लिए यहां पास इसने बोला हुआ है, मैं डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। जब वेज रेट क्या थे, 100 थे, तब वो नंबर ऑफ आवर्स 5 वर्क करता था। जब वेज रेट क्या हो गया, 200 हो गया, तो उसने क्या कर दिया, ओहो, चलो ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए एज पर दिस, 7 आवर कर दिया, लेकिन फर्दर इंक्रीज इन द वेज रेट दैट इज 300, नंबर ऑफ आवर्स विल रिड्यूस टू 6। समझ में आ रहा? पहले ये डायग्राम बना था और फिर उसके बाद ये डायग्राम बना है। समझ में आ गया क्या? इसको जब अपन इज्जत से बनाते हैं तो कैसे दिखता है, दिखाऊं क्या आपको, कहीं बनाया है क्या मैंने? यस, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको इज्जत से जब बनाओगे तो दिखेगा। लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जितना भी आप सेल करने से जो आपको मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल सेल्स से जो मिलने वाली चीजें रहती हैं, जो अमाउंट रहता है उसको टोटल रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू किसको बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू उसको बोलते हैं जो वन एडिशनल यूनिट को सेल करने से मिलती है। मार्जिनल वर्ड ही मतलब क्या होता है, वन एडिशनल यूनिट। वन एडिशनल यूनिट किससे, आगे मार्जिनल के वर्ड क्या लिखा है, रेवेन्यू, तो वन एडिशनल यूनिट से जो रेवेन्यू मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। सो वन एडिशनल यूनिट को सेल करने से जितना भी पैसा आएगा उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट क्या रहता है, जितना भी प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगता है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इन सबको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बनता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड मतलब जो आपका मंथली फिक्स्ड रहता है, सैलरी, रेंट, तो ये सब फिक्स्ड है। वेरिएबल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये वेरिएबल है, ओके, जो चेंज होती रहती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा रॉ मटेरियल वेरिएबल है, ओके। समझ में आ रहा है? रेंट वगैरह जो फिक्स्ड मंथली देना है वो आपका फिक्स्ड है, और वेरिएबल जो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन का क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने से चेंज होता है उसको अपन वेरिएबल। इन दोनों की कॉस्ट को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किसको बोलते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट। डन? So this way we have completed this topic, that is supply analysis in detail। हर एक चीज को अपन ने घुस घुस के ठूस ठूस के सब चीज पढ़ लिया है। This is almost complete, consider भी as a normal lecture। सब चीज हमने एक लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, यहाँ पास लॉ ऑफ सप्लाई है, एंड मेन इंपॉर्टेंट था चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई इन दिस कंप्लीट चैप्टर। आपका एक्सेप्शंस भी आने के बहुत ज्यादा एग्जाम में चांसेस रहते हैं, अजम्पशन भी है, मतलब इस चैप्टर से सभी कुछ आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।